चलिए डियर ऑल, छत्तीसगढ़ में हम लोग जो हिस्ट्री की क्लास को देख रहे थे, बस्तर का हम लोग छिंदक नामवंश पढ़ रहे थे। उसकी क्लासेस को मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को लिए आगे लेके चलता हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं नए शासकों के बारे में बताऊँगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कन्हर देव के बारे में। किसके बारे में? कन्हर देव के बारे में। तो आप ध्यान से समझते रहना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कन्हर देव। कन्हर देव देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अभिलेख के बारे में, और उससे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगा कन्हर देव। लेकिन ये क्या थे? कन्हर देव प्रथम थे, ठीक है, याद रखना। कन्हर देव द्वितीय भी बाद में आते हैं, तो कन्हर देव प्रथम के नाम को आपको दिमाग में रखना है। इस समय हुआ क्या था, देखना समझना। जो अभिलेख मैंने बताया था नारायण पाल, तो उस अभिलेख में क्या है, सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के बाद में एक विशाल साम्राज्य किसको मिला? तो कन्हर देव को मिला। क्योंकि सोमेश्वर देव प्रथम ने पूरे अपने साम्राज्य का क्या कर चुका था, पूरे विस्तार किया था। इसके शिलालेख वगैरह भी बहुत चले और सिक्के उक्के भी बिलासपुर इत्यादि से मिले। पूरा बस्तर में इसका चलता था और बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने जीत किया, यहाँ तक कि वो कलचुरी राजा को भी हरवा चुके थे। तो नारायण पाल से हमको पता चला, नारायण पाल अभिलेख से, कि उसकी मृत्यु के बाद में अगला जो राजा कौन बना? कन्हर देव। तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि साक्ष्य क्या है हमारे पास में, तो वो है हमारा नारायण पाल। नारायण पाल का एक अभिलेख। इसी से पता चला कि इसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे, सोमेश्वर प्रथम के क्या बने? ये उत्तराधिकारी बने। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ कि ये पूरा साम्राज्य सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद में इसको मिल गया। इस समय फिर क्या हुआ था, कुछ आक्रमण के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि कलचुरियों के साथ में इनका संघर्ष था। तो इनके समय पे जो कलचुरी नरेश थे रतनपुर के, पृथ्वीदेव द्वितीय उसका सामंत था। ये साक्ष्य हो गया, ये उसके बारे में जानकारी हो गई। अब ये क्या है, आक्रमण भी हुआ था इनके समय पे। क्या हुआ था? आक्रमण। तो आक्रमण किसका हुआ था? आक्रमण। यही बात को आपको समझना है, यही बात को आपको लेके चलना है। तो कलचुरी, कौन कलचुरी भैया? किसका आक्रमण हुआ था? कलचुरी राजा के काल को भी समझना और किसने आक्रमण किया उसको भी समझना। कलचुरी राजा उस समय रतनपुर में पृथ्वीदेव द्वितीय थे। कौन थे? पृथ्वीदेव द्वितीय। इसी को मैं PD2 लिखा हूँ। अब इसका जो सामंत था, जो इसके अंदर में काम करता था, जो उसके सैन्य कार्यों को भी देखता था, कौन? जगपाल देव, जिसको जगतपाल देव भी कहा गया है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत का आक्रमण हुआ। पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत कौन था? तो जगपाल देव। जगपाल देव, इन्होंने आक्रमण किया इनके शासनकाल में। और कहाँ पे किया, कब किया? तो चक्रकोट पे किया। चक्रकोट, ठीक है। पूरा बस्तर वाले एरिया अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से चक्रकोट, भ्रमरकोट इत्यादि के नाम से जाना जाता है, पूरा बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे आक्रमण करके इसको क्या किया? कन्हर देव को पराजित कर दिया। कब की बात है? तो 1145 में आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1145 में आक्रमण हुआ, ठीक है। और कब परास्त किया? 1145 में। ये बात क्लियर हुआ। अब 1145 में क्या हुआ है, आक्रमण हो गया और आक्रमण के बाद में कन्हर देव प्रथम को परास्त कर दिया गया। किसे? कन्हर देव प्रथम को क्या कर दिया? परास्त कर दिया गया। अर्थात अब सत्ता जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगेगा। देखना, अब यहाँ के जो शासक आएंगे उतने शक्तिशाली नहीं मिलेंगे। अब इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली कि इसको आक्रमण हुआ था कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय का जो सामंत था जगपाल देव, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली? तो इसके लिए दो शिलालेख आपको अभिलेख मिले हैं। एक राजपुर से, ठीक,
जो उनकी राजधानी थी जगदलपुर के पास में, और दूसरा कुरुसपाल से। ये दोनों जगह से जानकारी मिली है, आक्रमण की जानकारी 2 स्थानों से मिली है भैया। किन किन स्थानों से मिली है तो समझना है अब आपको कहाँ कहाँ से मिली। पहला जो जानकारी है वो है कुरुसपाल से। कहाँ है? कुरुसपाल से जानकारी मिली। जबकि दूसरी जानकारी मिली ये जगदलपुर के पास में, जिस स्थान के बारे में मैं आपको पहले बताऊं कि राजपुर इनकी क्या थी, राजधानी बनाई गई थी, तो ये राजपुर से। ये 2 स्थानों से जानकारी मिली, एक कुरुसपाल अभिलेख और दूसरा राजपुर अभिलेख। ये दोनों से जगह से जानकारी मिली कि पृथ्वीदेव द्वितीय का जो सामंत था उन्होंने आक्रमण किया, जिसका नाम था जगपाल। कई जगह उसे जगतपाल भी कहा गया है, जगतपाल इसका नाम था, कई जगह जगपाल कहा गया है, और दोनों एक ही है। तो ये क्या थे? जगतपाल या जगपाल देव। ये कब आए थे? 1145 में। ठीक है, बिल्कुल बेटा एकदम दिमाग लगा के रखना। जब भी बात आएगी आपको क्या करना है, पूरे तथ्यों को उठाना है, पूरे तथ्यों को। कन्हर देव प्रथम जो मैं स्टार्ट किया, साक्ष्य कहाँ से मिला? नारायणपुर अभिलेख से पता चला। फिर सोमेश्वर देव प्रथम के उत्तराधिकारी थे ये, और वहीं से पता चला नारायणपाल प्रथम से कि पूरी गद्दी उसको सौंप दी गई। आक्रमण हुआ था कलचूरी पृथ्वीदेव द्वितीय का, उसका जो सामंत था कौन? जगपाल देव। इसके बारे में और वो चक्रकूट में लिखा है इसकी जानकारी। ठीक है, 1145 में आक्रमण हुआ, कन्हर देव परास्त हो गए और यहाँ से सत्ता कमज़ोर हो गई, जिसकी जानकारी के लिए मुख्यतः आपका कुरुसपाल और राजपुर अभिलेख में जानकारी है कि किसने किया था, तो जगतपाल ने किया था। तो कुरुसपाल और राजपुर ये दोनों जगह पे। ठीक है, और सामंत की जानकारी के बारे में भी चक्रकूट में लिखा गया है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको जैसा बताया जा रहा है वैसा दिमाग में रखना है और वैसे लेके चलना है। अब इसके बाद में आएगा जयसिंह देव प्रथम। इसके कोई काल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जयसिंह देव प्रथम के बारे में, बस आप ये जान लो कि भैया जयसिंह देव प्रथम आए थे। जयसिंह देव प्रथम, तो जयसिंह देव प्रथम के बारे में कोई ज़्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि जयसिंह देव प्रथम की जानकारी ये पता चलता है कि इनका भी शासन था, कुछ समय तक था, और 2 जगह से केशरपाल और सोनारपाल अभिलेख से पता चला कि इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया। तो वो अभिलेख क्या था? एक था केशारपाल और दूसरा अभिलेख था सोनारपाल। ये 2 जगह से पता चला कि जयसिंह देव भी आए थे, किसके बाद में? कन्हर देव के बाद में, और उन्होंने भी सत्ता को चलाया था। अब इसके बाद में आपको आएगा कौन? सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय का भी काल कुछ उतना खास नहीं था, परंतु फिर भी ठीक ही था सोमेश्वर द्वितीय का काल। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किसको? सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। सोमेश्वर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव द्वितीय का एक क्या नाम था? एक और नाम था बेटा जो हमेशा पूछा जाता है सोमेश्वर देव द्वितीय का, तो वो था राजभूषण। ठीक है, याद रखना। और पता है आपको इसके समय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मालूम है आपको? देखिए, पहला चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि इसका नाम क्या था, दूसरा नाम या अन्य नाम। इसका नाम था राजभूषण। क्या था? राजभूषण। पहला बात, इसका नाम राजभूषण था, ये हमने देख लिया। दूसरी बात आप ये याद रख लें कि इसी के समय पे, सोमेश्वर देव द्वितीय के समय पे सबसे ज़्यादा बस्तर क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, इसी के समय पे हुआ था। किताबों में भी यही चीज़ है, बस उसके चक्कर में मत पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूँ उसी को रिवीजन करो। सर्वाधिक मंदिरों का स्थापना किया, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण इन्हीं ने ही सोमेश्वर देव द्वितीय ने किया, अर्थात राजभूषण के समय पे सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण बस्तर क्षेत्र में हो चुका। तो ये आता है अधिकतर मंदिरों का निर्माण बस्तर में, जब छिंदक नागवंशियों ने जो मंदिर बनाए, जो स्थापत्य बनाया, उसमें सर्वाधिक किसका योगदान था? तो ये राजभूषण अर्थात सोमेश्वर देव द्वितीय का था। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना आपको। अब इसमें क्या था? बारसूर के शिलालेख में क्या हो गया है? ये नाम किसने दिया था? राजभूषण, सोमेश्वर देव द्वितीय को।
तो बारसूर शिलालेख में जिसे गंग महादेवी ने बनवाया था उसे क्या कहा, तो उसी ने ही इसे प्रेम से प्यार स्वरूप में क्या कहा, गंग महादेवी के बारे में बता चुका हूँ कि वो कौन थी सोमेश्वर की। आप सब जानते हो, इसकी पिछले क्लास में पूरा बता चुका हूँ। तो उसमें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया है, वो गंग महादेवी का ही शिलालेख था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपके नॉलेज में होना चाहिए, दिमाग में भर लेना कि ये कहाँ से पता चला। तो बारसूर के अभिलेख से पता चला, बारसूर के अभिलेख से पता चला, बारसूर में जो उत्कीर्ण कराया गया है, लिखवाया गया है, उससे पता चला कि गंग महादेवी का जो अभिलेख था, किसका, गंग महादेवी, इसी से पता चला है कि इसे क्या कहा जाता था, सोमेश्वर देव के साथ साथ में इसे राजभूषण सोमेश्वर कहा है। इसी अभिलेख में, जिसे किसने बनवाया था, गंग महादेवी ने बनवाया था। तो बारसूर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है बेटा, इसे सोमेश्वर देव को क्या कहा गया है, राजभूषण कहा गया। क्या पता कभी भी पूछ दे कि किस में कहा गया है, राजभूषण फिर सोमेश्वर, राजभूषण सोमेश्वर कहा गया है। तो ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमको पता चला बारसूर के अभिलेख में ये चीज़ें लिखी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आएगा कौन, तो नरसिंह देव आएगा। अब आएगा बेटा नरसिंह देव। इसका भी कुछ खास नहीं है। अब इधर जितने भी आते हैं छोटे मोटे शासक आएंगे। नरसिंह देव, हम जब नरसिंह देव के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो आप यह ध्यान में रखना कि इसके समय की एक बात है, जानकारी का स्रोत कहाँ से जानकारी का मिला, तो दो जगह से मिला। एक स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख मतलब पत्थरों का ऐसा स्तंभ बना रहता है ऐसा। तो यहाँ पे दंतेवाड़ा में स्तंभ लेख है, तो हमें दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख से भी नरसिंह देव का जानकारी मिला। और जतनपाल में शिला लेख है, पत्थर में जो उत्कीर्ण लेख है पत्थर में, ठीक है, जतनपाल, तो यहाँ से भी पता चला। तो दो स्थान से पता चला, कहाँ कहाँ से, दंतेवाड़ा का स्तंभ लेख और जतनपाल का शिलालेख, ये दो जगह से इसका स्रोत हमको पता चलता है भैया। तो जिसके जानकारी का स्रोत क्या है, तो दंतेवाड़ा का स्तंभ लेख, दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख से हमको पता चला सबसे पहली बात कि भैया नरसिंह देव भी सत्ता में आए। और किसके बाद आए नरसिंह देव, तो राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय के बाद में आए। ठीक है, जो सोमेश्वर द्वितीय था उसी को राजभूषण कहा था, किसने, गंग महादेवी ने। अब दूसरा जतनपाल से भी हमको यही चीज़ पता चला। तो ये दो स्थानों हैं, ये क्या है, स्तंभ लेख है और ये शिलालेख है। शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, शिलाओं पे लिखा हुआ शिलालेख। तो ये दो बातें हमको पता चला। थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो नरसिंह देव के बारे में क्या पाते हैं कि भैरमगढ़ शिलालेख से भी ज्ञात होता है कि नरसिंह देव किसका भक्त था, तो माणिक्य देवी का भक्त था। ठीक है, तो ये भी हमको पता चलता है कहाँ से, तो भैरमगढ़ से। ठीक है, अभ्यारण्य में तो आप लोग पढ़े छो, तो ये चीज़ कहाँ से पता चलता है, भैरमगढ़ के शिलालेख से पता चलता है। पत्थर पे लिखा हुआ है कि ये किसका भक्त था, तो ये माणिक्य देवी का भक्त था। किसका, यही दंतेश्वरी को माणिक्य कहते हैं। ठीक है, माणिक्य देवी का भक्त, ये उनकी कुल देवी थी। तो माणिक्य देवी का क्या था, भक्त था। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, माणिक्य देवी ही दंतेश्वरी देवी है ऐसा करके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसका भक्त था, माणिक्य देवी का भक्त था। ठीक है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखना कि ये कहाँ से पता चला कि ये माणिक्य देवी के भक्त था, तो ये भैरमगढ़ के शिलालेख से, वहाँ भैरमगढ़ के पत्थर में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब फिर इसके बाद में आएगा कन्हर देव। तो कन्हर देव द्वितीय जब आता है ना, वो थोड़ा सा प्रशासन में चेंजेस कर देता है। कैसे करता है देखना, समझना आप यहाँ पे। एक ठो कन्हर देव द्वितीय, अब अपन पढ़ रहे हैं किसको, कन्हर देव द्वितीय को।
सबसे पहला काम तो ये आता है, तो ये क्या काम करता है कन्हर देव? तो कन्हर देव ये करता है, सबसे पहले आने के बाद में ये राजधानी को बदल देता है, राजधानी का परिवर्तन कर देता है ये। तो ये क्लियर हो गया, पहला राजधानी का परिवर्तन कहाँ करता है? कन्हर देव द्वितीय। तो राजधानी के परिवर्तन को ये बारसूर के जगह पे अपनी राजधानी, मतलब दंतेवाड़ा बारसूर वाला एरिया के जगह पे इसका राजधानी हो जाता है, मतलब दंतेवाड़ा। तो ये बारसूर की जगह पे दंतेवाड़ा को बना देता है ना। पहले बारसूर आया, फिर उसका जगदलपुर वाला राजपुर वाला एरिया आया, फिर उसके बाद जगदलपुर के बाद में फिर दंतेवाड़ा आया, तीसरा राजधानी। तो इसने दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। किसमें, कहाँ को बनाया? तो दंतेवाड़ा को बनाया, दंतेवाड़ा को। ठीक, तो क्लियर हो गया। राजधानी का परिवर्तन कहाँ? तो दंतेवाड़ा को बनाया। किसने किया? कन्हर देव द्वितीय। एक कन्हर देव प्रथम में पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जिसके समय पे पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था 1145 में, वो बता चुका हूँ। ये कन्हर देव द्वितीय हैं। और इसके बारे में जानकारी से कहाँ से पता चलता है कि इसने राजधानी को परिवर्तित किया? तो इसके बारे में भी पता चलता है। कहाँ से पता चलेगा? तो शिलालेख से। लेकिन किस शिलालेख से? तो बारसूर में लिखा है, बारसूर के शिलालेख से पता चला ये चीज़। पहले बारसूर अभिलेख बोलूँ, ठीक है। तो ये अपना नया राजधानी किसको बनाता है? तो बस इतना जान लो कि दंतेवाड़ा को ये भाई साहब क्या करते हैं? नया राजधानी अपना बना देते हैं, ठीक है। तो बस ये सब शासक लोग ज़्यादा दिन तक चले नहीं। जो मेन जो था सोमेश्वर देव प्रथम था, नृपति भूषण था, ये सब ज़्यादा था। हरिश्चंद्र देव भी उसका नाम चलेगा, उसके समय पे भी कुछ काम हुए हैं। तो कन्हर देव द्वितीय का यहाँ आपने देख लिया। अब इसके बाद में आप देखेंगे क्या? कन्हर देव द्वितीय के बाद में हरिश्चंद्र देव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा सफलता का क्या होता है? एक आपका ग्राफ बन जाता है। और सफलता भी तब मिलेगा कि आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो आपसे सफलता दूर ही रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब हम किसको देखेंगे? हरिश्चंद्र देव को देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे? तो हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव के बारे में अपन पढ़ेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे? चीज़ों को लेकर के चलेंगे कि भैया कैसे कैसे हम तथ्यों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे डील कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे, ठीक। हरिश्चंद्र देव के बारे में पहला बात तो आप ये ध्यान लो बेटा कि ये क्या था? इस वंश का अंतिम सम्राट था, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था हरिश्चंद्र देव, ठीक है। दूसरी बात आपको देख लेना कि इस वंश के बारे में, मतलब छिंदक नागवंश के बारे में जो हमको कोई चीज़ का जानकारी मिलता है, जो अभिलेख मिलता है, तो अंतिम अभिलेख कहाँ से मिला? तो छिंदक नागवंश के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालने वाला जो आखिरी अभिलेख है वो है क्या? ध्यान रखना, टेमरा का अभिलेख। ये जो अभिलेख है इसे इस नागवंश पे प्रकाश डालने वाला अंतिम अभिलेख माना जाता है। नागवंश मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? छिंदक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छिंदक, ना कि कवर्धा, पर प्रकाश डालने वाला अंतिम अभिलेख, क्योंकि इससे पहले के सारे अभिलेख मिल चुके थे। ये जो था नागवंश पर प्रकाश डालने वाला, ये क्या था? अंतिम अभिलेख था, अंतिम आखिरी अभिलेख। अंतिम अभिलेख क्या था? तो टेमरा का अभिलेख। तुमसे पूछा जाएगा कि छिंदक नागवंश पर प्रकाश डालने वाला अंतिम अभिलेख कौन सा है? तो वो टेमरा का अभिलेख है। याद रखेंगे, यही टेमरा से हमको क्या मिला है? सती स्मारक मिला है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख है, ठीक है। सती स्मारक में, सती स्मारक में किसका चर्चा है? तो राजा हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखना, राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख हमको यहाँ टेमरा के अभिलेख से मिलता है। सती स्मारक में पहली रानियाँ क्या होती थी? जब भी
कभी भी कोई भी वंश का राजा ख़त्म होता था तो उसकी याद में उसको सती कर दिया जाता था। ठीक है, तो जो रानियां होती थी सती होने के पहले क्या करते थे कि स्मारक बनवा करके उसमें चर्चा कराती थी अपने जो भी राजकुमार रहे हैं उसका या उसके अच्छे कार्यों का, ताकि समाज इतिहास उसको जाने और देखे। फिर होता क्या है, समय बदलते जाता है, समय आगे बढ़ते जाता है। हरिश्चंद्र को 1324 ईस्वी में क्या किया था, काकतीय शासक अन्नम देव से संघर्ष करना पड़ा था। और अन्नम देव ने क्या किया, संघर्ष किया 1324 में और उसको हरा दिया था। ठीक, उसको हरा दिया था और बाद में इस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश को ख़त्म करके उसने काकतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो कब की बात है, तो 1324 की। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तुमसे कोई भी पूछेगा तो तुम बता सकते हो कि ये कब की घटना है। देखो समझना बात को, इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। क्या हुआ था, 1324 में युद्ध हुआ। अब ये युद्ध जो हुआ 1324 का, ये किनके बीच हुआ। एक तरफ थे हरिश्चंद्र, दूसरे तरफ वर्सेस में थे कौन, काकतीय नरेश अन्नम देव। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ये दक्षिण भारत वारंगल से भाग के आए थे, समझ लो। ठीक है, वहाँ पे खिलजी उलजी लोग आक्रमण कर दिए थे तो वहाँ से भाग के आए थे। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग उस टाइप के आक्रामक लोग तो थे नहीं। छत्तीसगढ़ में जो लोग थे सीधे साधे लोग थे। ये यहाँ पे आए और हरिश्चंद्र पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में छोटे मोटे जो साम्राज्य था, छोटे मोटे जो गांव थे, उधर के छोटे मोटे क्षेत्र को जीत करके पूरे बस्तर को जीत लिया। हरिश्चंद्र ख़त्म। तो हरिश्चंद्र की जगह में ये क्या किया, उस जगह पे काकतीय साम्राज्य का फिर बस्तर में फिर यहीं पे आया, काकतीय का स्थापना कर दिया, काकतीय वंश का। अब काकतीय साम्राज्य देखो इतने वर्षों से जो चल रहा था बस्तर में हैं छिंदक नागवंशों का, वो यहीं से ख़त्म हो गया। अन्नम देव ने आक्रमण कर दिया और उसे पराजय कर दिया। और हुआ क्या पता है, जैसे इसको हराया ना, तो इन्होंने, अन्नम देव ने, हरिश्चंद्र की एक बेटी थी जिसका नाम था चमेली बाई। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने उसकी बेटी से, किससे, तो उसकी पुत्री का क्या नाम था, चमेली बाई। कई जगह चमेली देवी लिखा है, कई जगह चमेली बाई लिखा है। तो चमेली देवी के पास में भेजा, किसका, विवाह का प्रस्ताव भेजा, किसने, अन्नम देव ने। चमेली देवी को कहा कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, तो अन्नम देव ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और बोला कि भैया मैं विवाह करने के क्या हूँ, इच्छुक हूँ। लेकिन इन्होंने, चमेली देवी ने क्या किया, एक जो अस्तित्व होता है राजकुमारी का और जो सम्मान होता है पिता का, उसका आदर करते हुए इन्होंने कहा कि आपने मेरे पिता को पराजय किया है, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी, मैं आपसे क्या करूंगी, युद्ध करूंगी। और अगर युद्ध में मैं विजयी हुई तो ये साम्राज्य फिर से मेरा। तो दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है, लेकिन इसमें फिर से अन्नम देव जीत जाता है। ठीक है, अन्नम देव जीत जाता है और यहीं से कंप्लीटली कड़ा मुकाबला होने के बाद में फिर ये क्या हो जाता है, आज भी ऐसा कहा जाता है कि चमेली बाई का जो युद्ध था आज भी बस्तर के क्षेत्र में गाथाओं के रूप में जाना जाता है। छोटे बड़े बुजुर्ग आज भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से चमेली देवी ने क्या किया था, काकतीय साम्राज्य के लाज को बचाने के लिए उनके विवाह को ठुकरा दिया था और युद्ध करके करते करते मैदान पे मारी गई। ठीक है, मतलब वीर गति को प्राप्त की। तो ये बात आज भी वहाँ पे बच्चों को बस्तर में उस क्षेत्र में जब आप जाओगे बस्तर में तब आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन आजकल के मॉडर्न लोग, व्हाट्सएप फेसबुक वाले बस्तरिया लोग नहीं बता पाएंगे, पुराने बस्तरिया लोग बता देंगे। ठीक है, तो इतना दिमाग में आप रखना, जितना मैंने बताया आपको उतना ही रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं रखना है और इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। याद रखना, रतनपुर में जो कलचूरी थे वो हमेशा इनसे उलझते रहे। तो पेपर में आता है कि क्या ये रतनपुर के जो कलचूरी के प्रतिद्वंदी थे, बिल्कुल ये कॉम्पिटिटर थे, उसके प्रतिद्वंदी थे, हमेशा झगड़ा होते रहा है।
ठीक है, तो इतना दिमाग आप रखना। और इन्होंने कुछ स्थापत्य किए हैं, और स्थापत्य से प्रश्न पूछा जाता है। कितना मिनट हो गए पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, 24 मिनट हो गया है। 4-5 मिनट में आपको और चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। इन्होंने कुछ स्थापत्य किया है, जैसे कि क्या क्या स्थापत्य। पहले ही मैं जो बता चुका हूँ वो तो नहीं बताऊँगा। चंद्रादित्येश्वर ये सब बता चुका हूँ। तालाब बनाया था, शिव का मंदिर बना दिया था, है ना। धारावर्ष का जो सेनापति था चंद्रादित्य, उसने, तो वो चीज़ को नहीं बताऊँगा। और सरोवर भी बनवाया था, तालाब, उसको भी आपको बताया, चंद्रादित्य ने बनाया था, वो भी मैं बता चुका हूँ। 32वां मंदिर भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, वो भी मैं बता चुका हूँ। गंग महादेवी ने, मतलब सोमेश्वर देव प्रथम की जो रानी थी उसने बनाया था, वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 32वां मंदिर के बारे में निर्माण करवाया था। ठीक, अब उसमें एक चीज़ देखो, विशाल गणेश की प्रतिमा, इसको पूछा जाता है। ठीक, तो गणेश की 2 प्रश्नों को पूछा जाता है। एक, विशाल गणेश की मूर्ति बोलेगा तो बाणासुर राजा ने बनाया था। अगर इसको कोई पूछ दे कि बस्तर में विशाल गणेश की प्रतिमा, तो बारसूर नामकरण, तो बाणासुर से, बाणासुर राजा ने इसे बनाया था। ये किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है गणेश की विशाल प्रतिमा की बात हो रही है, गणेश की विशाल प्रतिमा। लेकिन अगर ढोलकल गणेश की प्रतिमा जो दंतेवाड़ा में है उसकी बात आए तो, ढोलकल गणेश की प्रतिमा जो दंतेवाड़ा में है, ढोलकल, तो छिंदक नागवंशी शासकों ने लेना है आपको। ढोलकल गणेश की प्रतिमा ये कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में। और ये कहाँ है? विशाल गणेश की प्रतिमा ये बारसूर में है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में। तो ये होगा छिंदक नागवंशियों ने बनवाए हैं, छिंदकों ने, छिंदक नागवंशी अर्थात छिंदक नागवंश के राजा ने बनाए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा, तो मामा भांचा मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो उसमें बारसूर में मतलब जो आप देखे होंगे, मामा भांचा मंदिर गए होंगे तो वहाँ जब जाएंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे गणेश और नरसिंह नाथ की दोनों की प्रतिमा है बारसूर में, मामा भांचा मंदिर बारसूर। तो उसको छिंदकों ने बनवाया है। तो तुमको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के पेपर में कि मामा भांचा मंदिर किसने बनाया? मामा भांचा मंदिर ये छिंदकों ने बनवाया है, छिंदक नागवंशियों ने। तो ये चीज़ें इतना आपको अगर पेपर में आए तो बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए, आ जाए तो बिल्कुल बनाना है आपको। और जितना मैंने बताया, चंद्रादित्येश्वर मंदिर बताया, चंद्रादित्येश्वर तालाब या सरोवर बताया, वो सब पढ़ लो। चंद्रादित्य ने धारावर्ष के सेनापति ने बनाया था। और 32वां मंदिर भगवान शिव के जुड़वा मंदिर को गंग महादेवी ने बनाया था, जो कि सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी थी। गणेश की प्रतिमा में बाणासुर राजा का विशाल गणेश प्रतिमा, इसको दिमाग में रखना, बाणासुर नामक राजा ने बनाया था। और ढोलकल गणेश की जो प्रतिमा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको छिंदकों ने बनवाया। मामा भांचा मंदिर को भी छिंदकों ने बनवाया। ये सबको पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डील किया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चला, कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। बाकी आपको बस इसको क्या करना है? रिविज़न करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको रिविज़न करना है। आप जो रिविज़न करेंगे वही काम आएगा और उसी से ही क्वेश्चन में पूरा फंसेगा। पूरा हरिश्चंद्र का क्वेश्चन पूछाता है छिंदक नागवंश में, सोमेश्वर देव प्रथम का, निप्ति भूषण का, ये काकतीय का जो राजा हरिश्चंद्र पे आक्रमण किया था उसका पूछा जाता है, अन्नम देव का। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे काकतीय साम्राज्य आगे। ठीक है, तो वो अगले क्लास में अपन देख लेंगे। जितना हो सके उतना अच्छे से करेंगे, पूरे चीज़ों को लेके चलेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो ये काफ़ी है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करो तो, इतना पढ़ दो ना, तो ये चीज़ें बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है। और दूसरा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसी को लगाना है। जितना मेहनत करोगे बेटा उतना ज़्यादा आपका अच्छे से होगा इसका। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। रिवीजन करिए, जान लगा कर रिवीजन कीजिए, बेशुमार रिवीजन कीजिए बेटा। ठीक है, जय हिंद।